हेलो एक्सपर्ट्स। तो अभी एमसीए ने एडवाइजरी जारी की है फॉर स्टेक होल्डर्स कि नेम रिजर्वेशन एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है या फिर कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वाइल गोइंग फॉर नेम रिजर्वेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि ट्रेडमार्क से रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेरीज आ जाती है। तो कैसे वो रिड्यूस करे एंड कैसे ध्यान में रखे कि क्या करना चाहिए और डूज एंड डोंट्स क्या होनी चाहिए। तो ये एडवाइजरी बहुत क्लियर है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से उन्होंने हमारे लिए लॉन्च की है। तो चलो देखते हैं हम एग्जैक्टली है क्या। तो पहले तो इंडेक्स में इन लोगों ने रिसेम्बलेंस फॉर नेम रिजर्वेशन उसके बारे में बताया है, फिर क्लैरिफिकेशन ऑन नेम रिजर्वेशन, ठीक है, देन गाइडेंस ऑन ट्रेडमार्क फॉर नेम रिजर्वेशन, देन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, व्हाट आर द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए जो भी प्रूफ लगेगा वो क्या होंगे, एक्सेप्टेबल क्या होंगे, फैक्टर्स रिलेवेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एलएलपी एंड फैक्टर्स रिलेवेंट फॉर नेम चेंज ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी और एलएलपी, and the scenario table to be referred for subscribers, directors, यूजफुल एक्ट्स फॉर नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड एलएलपी। चलो अच्छा है, पहले तो देख लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट देखेंगे क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा है। तो लेकिन हम पूरा कवर अप कर देंगे ताकि जो भी आरओसी या फिर कंपनी एक्ट से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है हमें पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। और आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो हमें चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी वो रिजॉल्व करने में हम भी सीखते ही है, आप भी सीखोगे हम भी सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। रिसेम्बलेंस फॉर द नेम रिजर्वेशन ऑफ कंपनी एलएलपी। तो यहाँ पे हमें इंश्योर करना है जो भी प्रपोज नेम हम लोग कर रहे हैं, तो दैट शुड बी डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, नॉट क्लोज टू द क्लोजली रिसेम्बल नहीं होनी चाहिए, फोनेटिकली भी सिमिलर नहीं होनी चाहिए, एंड विद एनी एग्जिस्टिंग और वेल नोन नेम्स। वो थोड़े मतलब वो तो फिर क्वेरी आएगी फिर और रिजेक्ट हो जाएगा आपका नाम, तो आप पहले ही केयरफुल रहे। ये तो पहले भी बताया गया है वैसे भी। एडिशनली कंफर्म दैट दे आर सफिशिएंटली यूनिक होनी चाहिए टू अवॉइड साउंडिंग सिमिलर टू एस्टैब्लिश ब्रांड्स और एंटिटीज। जैसे कि इन्होंने जैसे इंजीनियरिंग का इंजीनियर करेंगे नहीं चलेगा, बाकी सब सेम है, इंजीनियरिंग का इंजीनियर्स, या फिर डिजाइनिंग का डिजाइन करोगे नहीं चलेगा, प्रोग्रेसिव ज्वेल्स जैसे ज्वेल्स का ज्वेलर्स करोगे नहीं चलेगा। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, तो फोनेटिकली सिमिलर नहीं चलेगी। थोड़ी बहुत स्पेलिंग में थोड़ी बहुत चेंज किए, जैसे कि ये वाला है हंटर्स का हंटर्स किया है, एस का एजहेड किया है, नहीं चलेगा। ठीक है, ये समझ गए। फिर जेन केयर का देखो, जेन केयर का केयर जेन किया नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। तो ये तो चलो, ये तो हमें समझ आ गया कि फोनेटिकली सिमिलर भी नहीं होनी चाहिए और वो सिग्निफिकेंटली हमें वो चेक करना है। प्लीज नोट दैट एनओसी शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ एग्जैक्ट और सिमिलर नेम। अच्छा, और इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि अगर आपने एनओसी भी लिया होगा ना, तो भी ये कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर नेम है। थोड़े बहुत चेंजेस करके एक आध दो स्पेलिंग यहाँ से वहाँ करके तो अपने अप्रूवल लेना है, वो भी में भी एनओसी लेके भी वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। So they are very clear about it. Then the instances where NOC were disregarded by CRC in 2026 are as follows. जहाँ पे NOC को कोई मायने ही रखा नहीं गया है, जैसे कि सेम मतलब यही सेकंड पॉइंट का ही बोला है उन्होंने, एनओसी मैटर नहीं करेगा अगर आप अद्विक किया है, मतलब सिर्फ एच ऐड किया है। ऐसी सब चीज़ें हैं जैसे कि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल इंडिया, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल एलएलपी नहीं चलेगा। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये नहीं चलेंगे ऐसे नाम। ठीक है, नेक्स्ट आया है इंश्योर द प्रपोज्ड नेम्स मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द टाइमलाइन मेंशन बिलो। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे रूल 8A(1)(n) सिनेरियो वेयर प्रपोज नेम शैल नॉट बी परमिटेड रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेम। अगर प्रपोज नेम, अभी हम लोग रूल्स नहीं मैं अभी रूल्स के मतलब रूल्स पढ़ नहीं रही हूँ, डायरेक्टली सिनेरियो वाला एंड रिजर्वेशन वाला देख रही हूँ, सो दैट इट वुड बी फास्टर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। So, if the proposed name is identical to the name of the company dissolved as result of liquidation proceeding, अगर liquidation proceeding या फिर dissolution के अंडर है कोई कंपनी एंड उसका नेम हमने अप्लाई किया है, नहीं कर सकते। 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन हम लोग रिजर्वेशन, वो उनका जो नाम है वो रिजर्व रहेगा 2 years। वो भी मतलब आप मार्क कर लो यहाँ पे, डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन और 2 years तक हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ हुई है कंपनी, 20 years तक यूज़ नहीं करते। ये थोड़ा टाइम इन लोगों ने ना कम करना चाहिए यार, 20 years कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रपोज्ड नेम आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ द एलएलपी
इन लिक्विडेशन और द नेम स्टॉक ऑफ एलएलपी। ये अभी जो दो थे वो कंपनीज के लिए थे, ये एलएलपी के लिए। तो एलएलपी के लिए इन्होंने वेदर बी इट लिक्विडेशन, एलएलपी का लिक्विडेशन हुआ है या फिर स्टॉक ऑफ हुआ है, तो उन्होंने 5 ईयर्स का टाइमलाइन दिया है, 5 ईयर्स तक नहीं यूज़ कर सकते। तो चलो ये ध्यान में रखना कि कंपनीज के लिए 20 ईयर्स दिया है स्ट्राइक ऑफ के लिए, एंड लिक्विडेशन कंपनी का टाइमलाइन है 2 ईयर्स, एंड फॉर एलएलपी बीट लिक्विडेशन स्टॉक ऑफ 5 ईयर्स दिया है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी इज द ओल्ड नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच हैज चेंज इट्स नेम, हाँ, तो however where the specific direction has been issued by the competent authority in the course of the compromise arrangement amalgamation, use of such name shall be permitted even before expiry of 3 years. 3 years since the date of the change of the name of the company. So, where specific direction has been issued किया गया होगा, then use of such name shall be permitted even before expiry of 3 years. Only ये केसेस में अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हुआ है इन दिस केस, और अगर नेम चेंज हुआ है, सिंपली ओनली नेम चेंज है, तो 3 इयर्स तक सिंस द डेट ऑफ द नेम चेंज हम लोग वो सेम ओल्ड नेम वो कंपनी का नहीं ले सकते। इन एनओसी मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखना। इफ़ द प्रपोज, आप बोलोगे कि हमने लिया है एनओसी एंड ओके अभी तो हो गया, तो क्या कंपनी खुद बोल रही है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि रूल में लिखा है। ठीक है, फिर प्रपोज नेम आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेम्बलिंग विद द नेम ऑफ द एलएलपी विच स्टॉक ऑफ 5 ईयर्स, वो तो है, क्लियर ही है, 5 ईयर्स। आइडेंटिकल भी होगा ना, मतलब सेम नहीं लेकिन आइडेंटिकल है, नहीं चलेगा। ठीक है, फिर लिक्विडेशन एलएलपी वो भी 5 ईयर्स, वो भी आइडेंटिकल वाला। ठीक है, आइडेंटिकल, ठीक है, समझ आए। देन फॉरेन एलएलपी अप्लाई इन फॉर्म 25 LLP to registrar for reserving its existing name by which it is registered in the country of its regulation or incorporation. 3 years, valid for 3 years. ठीक है, समझ आ गया। आगे आगे बढ़ते, क्लैरिफिकेशन ऑन नेम रिजर्वेशन ऑफ कंपनी LLP. Avoid using well-known established abbreviations in the proposed name such as NHDC, जो कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को ये करता है, एब्रीविएशन है उसका। फिर ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है, तो एक सेकेंड, ब्रिक्स क्या है, हाँ, अच्छा और ठीक है, ये समझ आया, ये तो समझ आ गया, ये पढ़ लेंगे। फिर बाद में प्रपोज नेम इंक्लूड्स द वर्ड बैंक, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल और एनओसी फ्रॉम द कंसर्न रेगुलेटर लेना पड़ेगा। बैंक यूज़ वर्ड यूज़ कर रहे हो या फिर इंश्योरेंस वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आपको इंश्योरेंस एक्ट के मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर अगर आप कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनका वो कंसर्न प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आपको प्रॉपरली उनका ये लेना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल या फिर एनओसी लेना पड़ेगा। इफ़ द प्रपोज नेम इंक्लूड्स द वर्ड सच एज स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, असेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, तो डेफिनेटली पता ही है हमें स्पेसिफिक रेगुलेटर्स आएंगे ही आएंगे, रेगुलेटरी बॉडी का एनओसी लेना पड़ेगा, उनका डिक्लेरेशन वो नेसेसरी अप्रूवल्स उनके लेने ही पड़ेंगे। बाय द वे, प्राइवेट कंपनीज में मैंने देखा है कि वेंचर कैपिटल नहीं बट वेंचर वर्ड ये लोग अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने खुद 2-3 कंपनीज का विद वर्ड ओनली वेंचर स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ नेम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसके हिसाब से वो लोग अप्रूवल देंगे। ठीक है, देन इफ द प्रपोज नेम इंक्लूड्स द वर्ड आर्किटेक्ट, इंश्योर दैट द इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द कंसर्न regulator has been taken. Then in case proposed name includes the word foreign country, a word of foreign country का कोई नाम आता है, then it shall be considered as per, तो इसके लिए applicant should submit documentary proof that there is some form of collaboration or memorandum of understanding with the foreigners of that country or place
और नेम ऑफ विच इट इज विच इनकॉर्पोरेटेड इन द सेम। मतलब आपको एक तो एमओयू या फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा और लाइक कोलैबोरेशन कर रहे हैं विद द फॉरेन कंट्री ऑफ दैट कंट्री ऑफ विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सेम। ठीक है, मतलब वो कंपनीज वहाँ से वो कंट्री का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द फॉरेनर्स ऑफ दैट कंट्री लेना पड़ेगा आपको। Next comes is Nidhi company. The company shall not use the word Nidhi company unless declared under section 406 subsection 1। ठीक है, निधि कंपनी के लिए हमें पर्टिकुलर सेक्शन 406 के मुताबिक चलना पड़ेगा। इफ द प्रपोज नेम इज अप्लाइड फॉर सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 का जो ऑब्जेक्ट होगा वो the name must include the words like foundation, forum, association, federation, chambers, confederation, council, electoral trust, and the like, institute, institution, establishment, organization, mission center, संस्थान, चैप्टर, प्रतिष्ठान, मंडल एटसेट्रा। ठीक है, समझ आ गया। मतलब ये तो पढ़ने की चीज़ है, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मत समझो कि ये तो सिर्फ पढ़ रही है, जो लिखा है वही पढ़ रही है, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो ना। आप भी समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, डोंट वरी। Proposed name shall not be allowed as per section 43A of the Companies Act 2013, rule 182V of the LLP rule 2009 if it contains words or expression which is likely to give the impression that the company is in the way connected with or having a patronage of the central government, state government। ओके, तो ऐसा है कि अगर कोई भी वर्ड हैविंग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे सब वर्ड्स यूज करोगे नहीं चलेगा, तो वो अलाउड नहीं है। देन हाँ, ओके, देन द proposed NIC of LLP includes the activity related to the loan, advancing and advances, acquisition of shares, stock, bonds, debentures, securities issued by the government, local authority, other marketable securities like nature, leasing, hire purchase, insurance business, chit business, then related activities, object of the proposed LLP, nature of the are of the nature of NBFC। पता चल जाता है ना कि फिर इसका नेचर तो NBFC इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड, देन दीज विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, since the finance activities are not allowed, microfinance activities are also not allowed in the object of the LLP। Then proposed name should not be merely the plural or singular form of the existing name। ठीक है, प्लूरल आप बोलोगे इसका तो सिर्फ रीटा है तो हमें रिटास करते हैं, नहीं चलेगा। डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नेम ओनली बाय द डिफरेंट टेंसेस। हाँ, डिफरेंट। अरे हमने ऐसा किया है कि इंटेंस इंटेंस करके कुछ तो नाम था, तो हम लोगों ने इंटेंस्ड मतलब पास्ट टेंस किया, नहीं चलेगा। इंटेंसिंग नहीं चलेगा। डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नेम ओनली विथ इन द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ऑर्डर चेंज किया है वो भी नहीं चलेगा। बी एन एग्जैक्ट हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नेम, जो भी नाम है उसका हम लोगों ने ट्रांसलेशन किया है मराठी और फिर इंग्लिश में, तो वो भी नहीं चलेगा। तो वो लोग वो भी चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली दे विल रिजेक्ट इट। इंक्लूड द नेम ऑफ द प्लेस इन existing name that does not already contain the name of a place। Include the name of a place in existing name that does not already contain the name of a place। Okay, be offensive to any section of the people। गलत बात। इंक्लूड द वर्ड कोऑपरेटिव, सहकारी, ट्रस्ट, LLP, पार्टनरशिप, सोसाइटी,
प्रोपराइटर HUF, INC PLC, GmbH, SA, PTE, SDN, AG, etc. The proposed name should not include the words. ये सारे वर्ड्स यूज। अच्छा LLP तो होंगे ना। अच्छा LLP नहीं, पूरा नाम लिखना है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हाँ समझ आ गया मुझे। ओके ओके, मुझे भी समझ आ गया ना, कभी कभी होता है ऐसे। हम भी पढ़ते पढ़ते हम भी तो सीख ही रहे हैं, कोई कोई चीज़ हमारी मिस आउट हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया, ये भी नहीं चलेगा। स्टेट इन केस ऑफ द कंपनी इज नॉट गवर्नमेंट कंपनी, तो स्टेट का नाम नहीं चलेगा। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो नहीं तो आप क्यों स्टेट का नाम यूज करते हो, वो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को ही अलाउड है। लिस्टेड बिलो आर द इंस्टेंसेस इन्वॉल्विंग द अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द फाइनेंस रिलेटेड नेम्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंडिकेटिव कोई भी ऐसा नाम है, प्रपोज नेम है जो कि फाइनेंसिंग, लीजिंग, चिट फंड, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ ऐसा है, तो नॉट इंडिकेटिव। एंड प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट जो है वही कंपनी का, उसका ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी फाइनेंसिंग, लीजिंग, चिट फंड, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, कॉम्बिनेशन देयर ऑफ ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब प्रपोज नाम जो है शुड बी सिग्निफिकेंट, और उसके नाम में ही उसका ऑब्जेक्ट भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर नहीं होता है, नाम अलग कुछ और है और ऑब्जेक्ट कुछ और है, नाव दाखवतच नाही आहे की एक्झॅक्टली काय आहे ऑब्जेक्ट ह्याचं, तर रिजेक्ट होणार, 100% रिजेक्ट होएगा। फिर नॉट इंडिकेटिव ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, नेमली चिट फंड और इन्वेस्टमेंट और लोन। और प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिकेटिव इज इंडिकेट मतलब नॉट इंडिकेटिव ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब नाम तो ऑब्जेक्ट में दिखा नहीं रहा है जो कि फाइनेंशियल वगैरह रहेगा, और ऑब्जेक्ट कुछ मतलब वो ही है, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों दोनों साथ साथ चलने चाहिए, अगर दोनों में से एक भी साथ नहीं चल रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। एंश्योर द प्रपोज नेम कंटेन्स द एडिंग द वर्ड्स एक्सप्रेशन एलिमेंट दैट sufficiently differentiates it from any existing name and prevents any likelihood of the confusion or similarity. The proposed name must be unique और क्लियर होना चाहिए, डिस्टिंग्विश होना चाहिए फ्रॉम द एग्जिस्टिंग और रजिस्टर्ड नेम। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कल्पवृक्ष इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्जिस्टिंग नेम है। कल्पवृक्ष एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसे बोला है उन्होंने। क्यों? क्योंकि कल्पवृक्ष एजुकेशन एंड इन्होंने इंस्टीट्यूट ऐसा किया है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत चेंज, मतलब इन्होंने एडिशन ऑफ टू वर्ड्स डाला है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट करके, इसके लिए वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, देन गाइडेंस ऑन ट्रेडमार्क फॉर नेम रिजर्वेशन। यस, बिफोर यू सबमिट यू हैव टू चेक द ट्रेडमार्क ऑल्सो। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क क्लास चेक कीजिए। ट्रेडमार्क क्लास में वहाँ पे ये रन फॉर्म में तो होता ही है, अदरवाइज भी ट्रेडमार्क साइट पे जाके आपको खुद सर्च लेके चेक करना है। सो प्रपोज नेम जो ट्रेडमार्क, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि भारत, अपना प्रपोज नेम इन्होंने बोला है कि भारती प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है वो नाम है भारती एंटरप्राइजेस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो in this case, thereby publicly available, and search is found that Bharti is registered word mark under class 37 with the similar object, तो वो क्या होगा, एक तो एनओसी लो या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसा है, फिर बाद में इनके जो एनओसी ट्रेडमार्क, इट शुड बेयर द डीएसी ऑफ द ट्रेडमार्क होल्डर। एनओसी में भी इनकेस एनओसी फर्निश्ड होगा तो इट शुड बेयर द डीएसी ऑफ द ट्रेडमार्क होल्डर, वो होना चाहिए डीएसी, वेर डी एनओसी इज इशूड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट, तो डीएसी मस्ट बी affixed by the authorized signatory of the official on the official letterhead. Class and application number of the registered trademark must mention in the NOC. Sure. तो ऐसा सच तो बेसिकली कोई फॉर्मेट नहीं, लेकिन कोई क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए अंडर एनओसी वो उन्होंने क्लियरली क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। एंश्योर दैट द फर्स्ट एनआईसी इज सिलेक्टेड केयरफुली, एनआईसी प्रॉपरली सिलेक्ट करो, एज इट विल बी ट्रीटेड एज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी।
क्योंकि हम लोग जब MOA में जाते हैं ना, तो MOA में मतलब INC 33 में वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेन ऑब्जेक्ट करके NIC में जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वही कैप्चर करता है, बाद में हम लोग चेंज करते हैं वो अलग बात है। तो बी वेरी केयरफुल विथ वाइल सिलेक्टिंग द NIC. NIC and object should be consistent with each other. ठीक है। एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द कंपनी और LLP। क्या एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स होंगे? एक तो यूटिलिटी, कोई भी यूटिलिटी बिल लगेगा which should not be older than 2 months as on the date of the filing। और अगर आपका प्रीमाइसेस ओन नहीं है, लीज पे है, सब लीज या फिर रेंट पे है, देन ऑथराइज ऑक्यूपेंट ऑफ द प्रीमाइसेस शैल प्रोवाइड NOC टू द कंपनी और LLP। और क्या है फिर, सबलीज होगा, अगर सबलीज है तो कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट लगेगा। ठीक है। देन काइंडली फर्निश, अच्छा, अपडेटेड रिन्यूड रेंट एग्रीमेंट, सब लीज या फिर लीज एग्रीमेंट देना पड़ेगा, सो दैट अवॉइड अटैचिंग एक्सपायर्ड एग्रीमेंट्स, और रिजेक्शन भी अवॉइड करो, नहीं तो क्वेरी पे क्वेरी आएगी फिर बाद में रिजेक्ट हो जाता है। ओके, इफ द एग्रीमेंट or NOC is vernacular language, then translation is required. Then if the utility bill जो है वो शुड नॉट, वो ऑफिशियली लेटर हेड पे होने चाहिए। यूटिलिटी बिल तो लगेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट NOC लेटर हेड पे होना चाहिए। तो वो अगर कंपनी होगी तो कंपनी के लेटर हेड पे, कंपनी के नाम पे होगा यूटिलिटी बिल, तो HUF होगा, मतलब रिस्पेक्टिव एंटिटी के लेटर हेड पे होना चाहिए। फिर इन केस रूरल एरियाज हैविंग एग्जैक्ट और प्रिसाइज लोकेशन इन द यूटिलिटी बिल, ओके, एंड इन दैट केस मेंशन, तो NOC में आप प्रॉपरली मेंशन कर दो। ठीक है। नॉट हैविंग, ओके, सो स्टार्ट मेंशनिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस केयर ऑफ। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि इनकेस रूरल एरियाज है, नॉट हैविंग एग्जैक्ट और प्रिसाइज लोकेशन इन द यूटिलिटी बिल, इट इज इनकम्प्लीट, namely not just like for example not having vital details like house number, flat number, plot number, road, या फिर etc. Start mentioning the registered office address as care of, name of the owner, authorized occupant of the premises, okay, and then mention the address as per the registered document of the title or notarized copy of the lease rent agreement or utility bill. Name of the proposed company or LLP should be mentioned in the registered document of the title और notarized copy of the lease agreement and NOC. ठीक है। फिर ensure that there should not be any mismatch between the registered office address mentioned in Spice Part B एंड यूटिलिटी बिल, वो सेम टू सेम होना चाहिए, और NOC, ये तीनों जो होंगे स्पाइस फॉर्म में, NOC एंड यूटिलिटी बिल या फिर जो भी प्रूफ आप दे रहे हो, तो ये केस में तीनों के तीनों में जो एड्रेस जाएगा वो सेम होना चाहिए। फैक्ट इज रिलेवेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, होगा होगा खत्म होगा, डोंट वरी। अच्छा, अरे पढ़ लेंगे ना यार, कंप्लीट हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आप 2x में देख लो। ठीक है। फिर प्रैक्टिस 11 फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी क्या क्या है, तो मेक श्योर दैट द ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, ये हमें समझ आए तो हम लोग बराबर देखेंगे। फिर व्हेन यू अप्लाई फॉर अप टू 3 दिन और अप टू 5 दिन, फॉर द प्रोड्यूसर कंपनी को 5 दिन है एप्लीकेबल, थ्रू द स्पाइस पार्ट बी फॉर्म, द दिन एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द स्पाइस पार्ट बी अप्रूवल। ठीक है। देन if spice part be rejected, then din application will also rejected definitely. Microfinance, microcredit, micro benefit as an object of the section 8 company is restricted, वो नहीं चलेगा। तो then object of the company being incorporated as per section 8 company, ठीक है, should be in accordance with the and restricted to section 8(1)(a) of section 8 companies, and are not allowed to engage in money marketing investment activity, नहीं चलेगा। प्रॉफिट ओरिएंटेड कोई भी इन द ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं चलेगा, उनका मोटिव जो है नॉन प्रॉफिट ही होना चाहिए। चैरिटी,
सोशल सोशल वेलफेयर, यही होना चाहिए. इन केस ऑब्जेक्ट स्टेट्स इन MOA includes the business of the registered valuer, ensure that submit the documentary proof demonstrating that the directors of the proposed company are duly registered valuer. अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो डायरेक्टर्स है वो, मतलब आपकी कंपनी जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का अगर ऑब्जेक्ट है, तो इंश्योर दैट as per rule 3(2)(d), 3 subsection 2, uh, 2D, subsection 2D of the company's registered valuers and valuation rule 2017 के हिसाब से होना चाहिए. ही शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड. देन अगर मनी सर्कुलेशन स्कीम या फिर ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर स्कीम ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली आपको वो जो स्कीम वाला जो भी एक्ट रहेगा उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा. Otherwise, it will not be allowed. In case of object, states includes the business of money circulation. The same shall not be allowed as per the Price Chits and Money Circulation Scheme Banning Act 1978. ठीक है. Ensure to remove the clauses related to the dividend payment from the Articles of Association numbers from 80 to 88 and 90 in case of Section 8 companies. जब सेक्शन 8 कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है. चलो ये भी बता दिया इन्होंने, देखो ये मार्क कर लो. अगर आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, तो AOA में जो आर्टिकल नंबर 80 to 88 एंड 90 है ना, वो आपको रिमूव करना है, क्योंकि ये तो डिविडेंड वाला पार्ट है ना. डिविडेंड वगैरह ये नहीं कर सकती क्योंकि ये तो नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी है ना. देन वाइंडिंग अप क्लॉज इन AOA, वो वाला जो क्लॉज है शुड बी कंसिस्टेंट विद द क्लॉज ऑफ MOA इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है. इंश्योर दैट द assets of section 8 company cannot be transferred to the members on winding up, क्योंकि जनरली फॉर प्राइवेट कंपनी का ही जो रहता है वो होता है, तो वो हमें इंश्योर करना है कि वो दैट शुड बी रिमूव्ड. इंश्योर दैट द असेट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द मेंबर्स ऑफ ऑन वाइंडिंग अप, क्योंकि ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी नहीं है. As per Rule 3(6) of the Companies Incorporation Rule 2014, OPC cannot carry NBFC related activities, and no OPC can acquire, invest in securities of the body corporate. And further, OPC cannot issue or lot shares to anyone except its member. Not ensure not to mention such object in MOA also, and remove point 327, 3 subclause 2, point number 3 subclause 2 under MOA, and AOA and 8 from AOA. Accordingly, ensure not to mention NIC 64, वो भी होना नहीं चाहिए. So only DIN with approved status shall be considered as for incorporation procedure. तो जो डीएक्टिवेटेड वो वाला नहीं चलेगा मैटर. फिर एज पर रूल 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनी इज ऑथराइज टू रजिस्टर रूल 2014, एडवर्टीजमेंट मस्ट बी इन द फॉर्मेट ऑफ फॉर्म URC अनरजिस्टर्ड कंपनी 2. ठीक है, जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से जाना है. देन रजिस्ट्रार URC के अंडर उन्होंने जो पब्लिकेशन है एडवर्टीजमेंट का, in point number 11, ensuring the company has addressed the objections if any. फिर PAN undertaking and furnishing the passport number of foreign nationals not holding PAN, that you have to take care. Then ensure that all submitted documents must not be tampered with copy paste signatures, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भी रिजेक्शन आता है. और पेनल चार्जेस भी है अगर हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं कॉपी पेस्ट वाला से ये करते हैं तो.
तो बी वेरी केयरफुल विद दैट. फैक्टर्स 11 फॉर द इनकॉर्पोरेशन. नेक्स्ट इज फॉर्म 9. हाँ, फॉर्म 9 जो है काइंडली अटैच, तो उसमें तो जिनका डिन नहीं है ना, काइंडली अटैच फिजिकली एग्जीक्यूटेड फॉर्म 9. वो बराबर है, करेक्ट. देन क्योंकि ये तो है प्रैक्टिकली हम लोगों ने बहुत बार किया है ये. देन फर्निश विटनेस साइन एंड साइन सब्सक्राइबर शीट भी अलग से फिजिकली साइन वाला अटैच करना है. फिर और प्रॉपरली डेट प्लेस एंड सिटी मेंशन करनी है उसमें. इन केस डॉक्यूमेंट्स आर साइन आउटसाइड इंडिया, देन इट शुड बी नोटराइज्ड एंड अपोस्टाइल एज पर द जुरिस्डिक्शन. ये भी हमने किया है बहुत बार. और बहुत बार कंपनीज ना ट्राइंग टू अवॉइड इट, बट यू कैनॉट एस्केप. अगर आपके जो डायरेक्टर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो आउटसाइड इंडिया भी है, मतलब फॉरेनर्स है, NRI है, तो आपको ये करना ही होगा. इन केस कन्वर्जन ऑफ द कंपनी, LLP ensures that there are no mismatches in the shareholding pattern as per the latest annual filing, Pass 3 in Philip. Ensure and provide properly duly signed SH4 resolution for verification of the shareholding pattern. ये हमें चेक करना है. फिर बाद में बोर्ड रेजोल्यूशन in case of ensure to mention contribution amount in board resolution, and contribution amount in board resolution must be the same. हाँ अच्छा, as must be same as mentioned in the Philip. ठीक है, तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास कर दो कि इतना कंट्रीब्यूशन होगा. तो जनरली हम लोग LLPs में कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं पास करते, तो ये ना इंश्योर करो टू मेंशन कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन बोर्ड रेजोल्यूशन, एंड द कंट्रीब्यूशन अमाउंट मेंशन इन द बोर्ड रेजोल्यूशन मस्ट बी सेम एज मेंशन इन द फिलिप. इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट अगर वो होती है, इज बीइंग अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, और पार्टनर अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगी ना, तो वैसे वो आपको अकॉर्डिंगली बोर्ड रेजोल्यूशन ये करके आपको मेंशन करना है कंट्रीब्यूशन. बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब ऐसी LLP अगर आपकी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर होती है तो. ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ. इंश्योर टू मेंशन contribution amount in board resolution, and contribution amount in board resolution must be same as mentioned in the Philip. In case of body corporate, अगर आप LLP में बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट कर रहे हो एज डेजिग्नेटेड पार्टनर. ठीक है, समझ गए. इन केस कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू LLP होता है, देन फर्निश इनिशियल पार्टनरशिप डीड अलॉन्ग विद द लेटेस्ट पार्टनरशिप डीड ऑफ द फर्म मेंशनिंग द object and name of the current partners. In case of form of contribution of partners consisting of tangible, movable, immovable, tangible property or other benefit brought, or contribution by way of agreement or contract for services, it must be valued by practicing chartered accountant, practicing cost accountant, or approved by the panel panel maintained by the central government. अगर कंट्रीब्यूशन फॉर्म जो है वो टेंजिबल, मूवेबल, इंटेंजिबल फॉर्म या फिर अदर बेनिफिट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ एग्रीमेंट अगर होता है, तो इट मस्ट बी वैल्यूएशन करना पड़ेगा इसका. फिर बराबर है, क्योंकि अगर कैश में नहीं है तो. फिर बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है, इंश्योर ऑल द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट नॉट बी टैम्पर्ड विद द कॉपी पेस्ट सिग्नेचर. ये तो बोला ही है, जैसे कंपनी का बोला जैसे वैसे ही यहाँ पे LLP का भी बोल दिया इन्होंने. सो बोर्ड इफ बोर्ड रेजोल्यूशन है फॉर इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ द नेम, इट मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द कंपनीज लेटर हेड. देन फर्निश द कंसेंट इन द फॉर्म ऑफ द रेजोल्यूशन for change of the name signed by all the designated partner. ठीक है, even minor changes in the name अगर होता है, मतलब अगर स्पेस यहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन किया एग्जांपल, सिर्फ यहाँ पे ना इन्होंने स्पेस कम किया है, तो वो भी हमें नेम चेंज में ही अप्लीकेबल हो जाएगा. हमारा एक कंपनी था जिसमें हम लोगों ने. अच्छा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी सिनेरियो टेबल टू बी रेफर्ड फॉर सब्सक्राइबर्स डायरेक्टर्स. अभी अगर सब्सक्राइबर डायरेक्टर अगर इंडियन है,
सब इंडियन है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और प्लेस ऑफ साइनिंग भी इंडिया का है, तो अपोस्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, MOA, AOA, INC 9 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अपोस्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं। अगर नेशनलिटी सिटीजनशिप इंडियन है और बाकी जो है परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, प्लेस ऑफ साइनिंग फॉरेन है, तो अपोस्टाइल इज मैंडेटरी एप्लीकेबल फॉर फिजिकल, मतलब MOA, AOA एंड INC 9 आपको अपोस्टाइल एंड नोटराइज करना पड़ेगा। इसमें EMOA वगैरह नहीं चलेगा, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये फिजिकल होगा और अपोस्टाइल होगा, तो वो अटैच करना पड़ेगा आपको। फिर अगर नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप इंडियन है, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस फॉरेन का है, लेकिन प्लेस ऑफ साइनिंग इंडिया के, क्योंकि मतलब वो इंडिया में आके उन्होंने साइन किया है, तो इसके लिए वैलिड बिजनेस वीज़ा, उसका इमिग्रेशन स्टैम्प लगेगा, कब आए कब गए वो स्टैम्प लगेगा, मतलब इंडिया में आके उन्होंने साइन किया ना, तो जब आए थे तो उनका आने के बाद अराइवल का स्टैम्प रहेगा, और उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली साइन किया होगा, तो वो लगेगा। एंड इन दिस केस अगर इंडिया में आके साइन किया है तो EMOA, EAOA एंड EINC 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें हमें अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप इंडियन है, परमानेंट एड्रेस इंडियन है, बट प्रेजेंट एड्रेस एंड प्लेस ऑफ साइनिंग फॉरेन है, तो अपोस्टाइल इज मैंडेटरी। EMOAs, EAOA नहीं चलेगा, अपोस्टाइल नोटराइज मैंडेटरी। फिर बाद में सिटीजनशिप, नेशनलिटी इंडियन, परमानेंट एड्रेस इंडियन, प्रेजेंट एड्रेस फॉरेन कंट्री, प्लेस ऑफ साइनिंग इंडिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हमें इमिग्रेशन, वैलिड वीज़ा और अराइवल का स्टैंप लगेगा, और EMOAs मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे, अपोस्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं। एंड द नेक्स्ट केस है जहाँ पे नेशनलिटी सिटीजनशिप इंडियन, परमानेंट एड्रेस फॉरेन कंट्री का, लेकिन प्रेजेंट एड्रेस इंडिया का, प्लेस ऑफ साइनिंग फॉरेन, फॉरेन में जैसा गया है ना साइनिंग को, तो डेफिनेटली आपको अप्लीकेबल हो ही जाएगा। अ, क्या बोलते हैं, उनका इमिग्रेशन तो लगेगा, मतलब इंडिया में आके साइन किया है ना, तो वो स्टैंप लगेगा, बट MOA वगैरह एप्लीकेबल होगा। ओनली जस्ट प्रेजेंट एड्रेस फॉरेन का है, इसके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में आके इन लोगों ने साइन किया है, ठीक है। नेशनलिटी सिटीजनशिप इंडियन है, परमानेंट एड्रेस फॉरेन कंट्री का है, प्रेजेंट एड्रेस इंडिया का है, बट साइनिंग फॉरेन में किया है, तो अपोस्टाइल लगेगा, ठीक है। EMOAs वगैरह नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी इंडियन है, परमनंट ॲड्रेस जो आहे फॉरेन कंट्री का आहे आणि इंडियामध्ये साइन केला है और इंडिया में ही प्रेजेंट एड्रेस भी इंडियन है। साइन इंडिया में किएला है ना तुमने, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, वैलिड बिजनेस वीज़ा, इमिग्रेशन स्टैम्प, अराइवल का स्टैम्प लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक MOA, AOA, INC 9 एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर आप फॉरेनर हो, ठीक है, नेशनलिटी सिटीजनशिप फॉरेन का है, NRI हो, एंड सॉरी टोटली फॉरेनर हो आप, फॉरेन कंट्री में आपका परमानेंट एड्रेस है, इंडिया का प्रेजेंट एड्रेस है, लेकिन फॉरेन कंट्री में साइन किया है, तो अपोस्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, नोटराइज एप्लीकेबल हो जाएगा, फिजिकल कॉपी आएगी। फॉरेनर हो, फॉरेन कंट्री में परमानेंट एड्रेस, इंडिया का प्रेजेंट एड्रेस, साइन इंडिया में किया है, तो इमिग्रेशन लगेगा, इमिग्रेशन और अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं, इन दैट केस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जाएंगे, MOA, AOA वाला, EMOA वगैरह, ठीक है। इंडिया में साइन किया ना बस, तो इसमें फॉरेनर होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको वैलिड अराइवल वाला स्टैंप लगेगा ऑन पासपोर्ट। अगर आप फॉरेनर हो, इंडिया परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस फॉरेन कंट्री, साइन भी फॉरेन कंट्री, अपोस्टाइल लगेगा। फॉरेन इंडियन सिटीजन हो, ये सारी केसेस इन लोगों ने कवर कर दिए, मतलब आपकी कोई गुंजाइश ही नहीं, इसके लिए मुझे पूरा कंप्लीट करना है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कुछ रह जाए। अच्छा, फिर आगे हम लोगों ने क्या बोला, हाँ ये वाला कंप्लीट हो गया ना, फॉरेन कंट्री इंडिया में साइन किया है, यहाँ पे फॉरेन कंट्री में साइन किया। फॉरेनर हो, इंडिया प्रेजेंट एड्रेस
सॉरी इंडिया का परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस फॉरेन कंट्री इंडिया में साइन किया है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली सब अप्लीकेबल हो जाएगा और कोई भी अपोस्टाइल नोटराइज करने की ज़रूरत नहीं। फिर बाद में फॉरेनर हो, फॉरेन कंट्री में रहते हो, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस फॉरेन का है, साइन भी फॉरेन में किया है तो अपोस्टाइल नोटराइज लगेगा। फॉरेनर हो, फॉरेन कंट्री में ही परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस है लेकिन साइन इंडिया में आके किया है आपने, तो आपको क्या लगेगा, आपको इंडिया का स्टैंप लगेगा, मतलब पासपोर्ट इमिग्रेशन वाला और वीज़ा पे इमिग्रेशन मतलब अराइवल वाला स्टैंप लगेगा। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेबल होगा, पोस्टाइल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इंडिया में आके आपने किया है सब, ठीक है। फिर यूजफुल फैक्ट्स फॉर नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड एलएलपी क्या है। एक तो ठीक है, ये तो हमें पता ही है। कंपनीज एक्ट में क्या एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एलएलपीज में एलएलपी एक्ट। ट्रेडमार्क्स हमें चेक करना है, नेम्स एंड एम्बलेम्स एंड नेम प्रिजर्वेशन इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 वो भी देखना है हमें। उसके ही अकॉर्डिंगली हम इनके ही ये जो रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस है एंड एक्ट है इनके मुताबिक हमें चलना है। एंड यस, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। तो 15 पेजेस हम लोगों ने पूरे कवर कर लिए इन डिटेल। 2x में आप देख सकते हो, और इससे रिलेटेड नेम रिजर्वेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई एकदम रीजनेबल रेट में हम पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, एलएलपी, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, जो भी फॉरेन कंपनी या फिर सब्सिडरी होल्डिंग कंपनीज, तो डू लेट अस नो। हम यहाँ पे यही सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ लेट अस नो ऑन कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन हेल्प यू एंड वी विल ऑल्सो हेल्प सेल्फ ऑल्सो। हमें आपके डाउट सॉल्व करते करते हम खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और डू सब्सक्राइब अवर चैनल श्वेता एजुकेटर 999। थैंक यू वेरी मच।